addition of vectors. We were talking about triangle rule of addition of vectors. मैं लिखता हूँ यहाँ पे. So yesterday we were talking about triangle rule of addition of vectors. ये हम लोग पढ़ रहे थे. So इस चीज को पढ़ने से पहले हम लोगों ने ये समझा कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर क्या होता है. हम वही चीज देख रहे थे. तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हमने ये देखा कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें दो वेक्टर्स के, ठीक है, दो वेक्टर्स को हमें इधर टेल टू टेल रखना पड़ेगा या हेड टू हेड रखना पड़ेगा. पहले हमें वेक्टर की ओरिएंटेशन इस तरीके से रखनी पड़ेगी. पहला काम स्टेप 1, हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. स्टेप 1, हमें वेक्टर्स को इस ओरिएंटेशन में रखना पड़ेगा. अगर वो इस ओरिएंटेशन में है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो हमें इस ओरिएंटेशन में उनको लाना पड़ेगा. मतलब टेल टू टेल या हेड टू हेड, इस ओरिएंटेशन में हमें वेक्टर्स को लाना पड़ेगा. पहली बात, राइट. दूसरा स्टेप ये है कि पहला स्टेप होने के बाद, मतलब टेल टू टेल हेड टू हेड ओरिएंटेशन होने के बाद, वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ये हमें निकालना पड़ेगा. स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है. स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मतलब एक बार हेड टू हेड या टेल टू टेल लाए, फिर दोनों वेक्टर में जो दोनों वेक्टर के बीच में जो स्मॉलर एंगल होगा, दैट इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. अब ये हेड टू हेड टेल टू टेल लाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं. कल हमने इसके ऊपर बात की थी एंड वी यूज्ड एंटायरली सिंपल ज्योमेट्री टू फाइंड आउट व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ये हम लोगों ने निकाला. दूसरी बात, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको ये ओरिएंटेशन में लाने के लिए यू रिक्वायर हेल्प ऑफ व्हाट, यू रिक्वायर हेल्प ऑफ allowable movement of vectors. Allowable movement of vectors. तो इसीलिए पहले allowable movement of vector पढ़ाना चाहिए, और ये जब बच्चों को क्लैरिटी हो फिर जाके हमें ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात करनी चाहिए. तभी बच्चों को समझ में आता है, ठीक है, और वो अप्लाई भी कर सकते हैं. मैं इसके अलग अलग एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा एंड यू वुड से वाओ मजा आ गया, क्योंकि अगर ये पता नहीं होता तो शायद हम इसे नहीं कर पाते इतने अच्छे समझ के साथ. तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए. ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये आपको सॉल्व करने में हेल्प करेंगी फिजिक्स के प्रॉब्लम, राइट. मैं मैथमेटिकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसी चीजें बात करके कोई फायदा नहीं जिसके ऊपर सवाल भी कम आते हैं और उसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. तो जो चीजें हमें फिजिक्स के प्रॉब्लम हेल्प करने के लिए करेंगी वही सब चीजें हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है. अब सुनना, ये समझ में आने के बाद नाउ वी आर रेडी टू गो टू ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. चलिए मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ. सो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स में जैसा कि बोला गया है कि हमें दो वेक्टर्स को अलाइन करना पड़ेगा हेड टू टेल ओरिएंटेशन में. तो जब हम दो वेक्टर्स को अलाइन करेंगे हेड टू टेल ओरिएंटेशन में, सपोज ये एक वेक्टर हुआ एंड सपोज दिस इज माय अनदर वेक्टर. माय गुडनेस, मान लीजिए एक वेक्टर है और ये दूसरा एक वेक्टर है. ये हेड है और ये टेल है, ठीक है. मान लो ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है. मुझे इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है. आई नीड टू ऐड दीज टू वेक्टर्स. मुझे इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है, ठीक है. तो इनको जो जोड़ेंगे हम लोग, सबसे पहले एक बात समझे कि इनको हम जब जोड़ेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो ये वेक्टर आएगा. तो रिजल्टेंट कैसे बनाए, बेसिक, जब दो वेक्टर को हम लोग सबसे पहले हेड टू टेल अरेंजमेंट में ले आएंगे, उसके बाद
इनका जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरा वेक्टर जिसका टेल होगा इन दोनों वेक्टर में से किसी एक वेक्टर के ऊपर, और जिनका हेड होगा इन दोनों वेक्टर में से किसी एक वेक्टर के ऊपर। तो पहले तो आप ये समझें कि सपोज जैसे मैंने ये वेक्टर इस तरीके से अरेंज किया था, सपोज मैंने दूसरा एक वेक्टर ऐसे अरेंज किया है, ये एक वेक्टर मैंने लिया और मैंने दूसरा वेक्टर ऐसे लिया, फील करें, ये मैंने दूसरा एक वेक्टर लिया, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, और मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है बेसिक। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालें? मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए मुझे सबसे पहले एक लाइन बनानी पड़ेगी, बेसिक ज्योमेट्री से ट्रायंगल कंप्लीट करना है। और फिर बिकॉज इन दोनों का रिजल्टेंट भी एक वेक्टर होगा, तो वो वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक टेल चाहिए और एक हेड चाहिए। टेल कहाँ पे रखूं? इन दोनों वेक्टर में से इस रेड कलर का जिस एंड पे भी टेल के साथ कॉम्बिनेशन या टेल के साथ मिल रहा है वहां पे टेल होगा, और इस रेड कलर वाली लाइन जो रिजल्टेंट की लाइन है बट वो एक वेक्टर है, तो इसका हेड बनाना है, तो जहां पे इस लाइन का एक एंड हेड के साथ मिल रहा है वहां पे हेड बना देंगे, तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों वेक्टर को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट हुआ वो। अब इस रूल से एक बात जो उभर के आती है वो ये है कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अस अ वेक्टर। ये चीज हमारे सामने उभर के आती है कि जब हम दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो भी एक वेक्टर होता है। क्या आपको ये बात समझ में आई है? क्योंकि अगर वेक्टर नहीं होता तो फिर हमें इस रेड कलर के लाइन को, ठीक है, रेड कलर के लाइन पे टेल और हेड डालने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात समझ में आएगी? इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपके सामने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट डालूंगा और फिर मैं इसे समझाऊंगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला केस मैं समझाऊंगा, इसको थोड़ा सा अभी इसको प्रैक्टिकल यूज समझना है। डेरिवेशन और डिविजन तो हम कर लेंगे, जो भी चीजें वो मैथमेटिकल चीजें हैं, लेकिन इसका फिजिक्स का सिग्निफिकेंस मैं समझाऊंगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ, सब लोग अपने कॉपी में लिखेंगे, एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स is a vector. When I say is a vector means I am talking about resultant. जब मैं बहुत सारे वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा, जिसके लिए एक नया वर्ड फिजिक्स में यूज करते हैं, हम बोलते हैं रिजल्टेंट। तो जब हम बहुत सारे वेक्टर्स ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्टेंट होगा, मतलब जो उनका रिजल्ट होगा जिसे हम लोग रिजल्टेंट बोलेंगे, वो भी एक वेक्टर ही होगा, वो भी एक वेक्टर ही होगा। क्या क्लैरिटी है ये? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स दैट विल गिव अस व्हाट, दैट विल गिव अस अ वेक्टर ओनली। क्या क्लैरिटी है ये? सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स इज अ वेक्टर। ठीक है, इज अ वेक्टर मतलब जब इज अ वेक्टर है तो इसको अगर हम समझें अच्छे से, ये जो चीज है दिस इज व्हाट सर इज कॉलिंग रिजल्टेंट। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। सपोज मैंने एक वेक्टर बनाया है ऐसे और दूसरी वेक्टर बनाई है ऐसे, समझना। मुझे इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए। मुझे इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए, कैसे लाऊं? तो अब ये एक टिपिकल सिचुएशन है, क्योंकि सर ने सिखाया था रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें हमें सबसे पहले दोनों वेक्टर को हेड टू टेल अरेंजमेंट में रखना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो दो वेक्टर हेड टू टेल अरेंजमेंट में है ही नहीं, तो क्या मुझे सबसे पहले इनको हेड टू टेल अरेंजमेंट में लाना पड़ेगा? सब लोग जवाब दे, हाँ या ना। आई नीड अ रेस्पॉन्स, आई वांट टू सी योर रेस्पॉन्स इन द चैट सेक्शन। क्या इसे मुझे हेड टू टेल अरेंजमेंट में लाना पड़ेगा? बिल्कुल। उसके लिए क्या है हमारे पास हथियार?
कैसे लाएंगे हेड टू टेल अरेंजमेंट में वेक्टर्स को? कैसे लाएंगे हेड टू टेल अरेंजमेंट में वेक्टर्स को? कैसे लाएंगे? अलाउबल मूवमेंट्स, बिल्कुल सही। तो अलाउबल मूवमेंट देके हम वेक्टर्स को हेड टू टेल अरेंजमेंट में लाएंगे। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्लैरिटी है ये? तो अलाउबल मूवमेंट वी नीड टू गिव। अब अलाउबल मूवमेंट हम कैसे देंगे? अब आप डिसाइड करो कि आप इसमें से किस वेक्टर को मूव कराना चाहते हो और किसको अपनी जगह पे रखना चाहते हो स्थिर। कि सपोज मैंने बोला कि मैं इस बी वेक्टर को अपनी जगह पे रखना चाहता हूँ और मैं इस ए वेक्टर को मूव कराऊंगा। तो सबसे पहले मैंने ए वेक्टर का जिस लाइन पे वो लाई कर रहा है वो लाइन मैंने खींच दी, एक्सटेंड कर दी। अब मुझे क्या करना है? मुझे एक लाइन खींचनी है, देखना ध्यान से, समझ में आ रहा है कि नहीं बोलना। जो मैंने वेक्टर वाले लाइन के पैरेलल खींची और यहाँ पे रखा, और एक लाइन मैंने खींचा जो वेक्टर के दूसरे वेक्टर के जहां पे मुझे शिफ्ट करना है, जिसको मैंने स्थिर रखा है, उसके हेड से गुजारा मैंने। अब लॉजिकली सोचो, मैं इस वेक्टर को उठा के इस लाइन पे भी पुट कर सकता हूँ, तब भी मेरा एडिशन होगा। और मैं इस वेक्टर को उठा के इस लाइन पे भी पुट कर सकता हूँ, तब भी मेरा एडिशन ऑफ वेक्टर्स हो सकता है। क्या आपको इस बात की फील आ रही है? बॉस दिखना चाहिए बॉस, है ना? एकदम दिखना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? अभी आप सही तरीके से इस वेक्टर का मूवमेंट करा के आप मुझे बता दो कि क्या होने वाला है। ठीक है, सब लोग करेंगे, सब लोग सुने। अगर मैं इस लाइन को मैं नाम दे रहा हूं सपोज फर्स्ट लाइन, और इस लाइन को मैं नाम दे रहा हूं सपोज सेकंड लाइन। ठीक है, सपोज ऐसा फर्स्ट एंड सेकंड ऐसा नाम दे दिया, ऐसा कुछ वैसे नाम देने की जरूरत नहीं है, बट समझने वाली। ठीक है, अब बताओ, फर्स्ट, अगर मैं इस वेक्टर को उठा के फर्स्ट लाइन पे शिफ्ट करता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको शिफ्ट कर दूंगा, लेकिन मुझे शिफ्ट करने के बाद इस वेक्टर का हेड को बी वेक्टर के टेल के ऊपर लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूं फर्स्ट लाइन पे, तब मुझे उसके बाद मुझे इसको अलाउबल मूवमेंट के तहत उसी लाइन के अलोंग ट्रांसलेट करना पड़ेगा। टेल टू हेड की डायरेक्शन को इंटैक्ट रखनी है, एंड ऑल्सो टेल टू हेड से हेड की लेंथ को। तो जब मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये वेक्टर ऐसे मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? दिस इज व्हाट विल बिकम माय ए वेक्टर। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग। दिस इज व्हाट इज बी वेक्टर। तो ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस। क्या क्लैरिटी है ये? गुड। अब ध्यान से देखो, अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, सुनना ध्यान से, अच्छा क्लैरिटी आएगा। अब जो इसका रिजल्टेंट आएगा, सुनना, अब जो इसका रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, सुनना, अब जो इसका रिजल्टेंट आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट लाने के लिए मुझे ये ट्रायंगल कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट करो ये ट्रायंगल। ये कंप्लीट किया मैंने। तो ये एक वेक्टर है, इसका हेड और टेल हम बाद में देंगे। ठीक है, अभी सोचो कि किसी ने बोला कि सर मैं तो इस ए वेक्टर को सेकंड लाइन में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। अगर वो इस ए वेक्टर को सेकंड लाइन में ट्रांसफर किया, क्या तुम्हें लगता है कि इस ए वेक्टर को उसे इस प्रकार रखने की जरूरत है? एवरीवन, देखो तुम्हें फील आएगी, हाँ। और जब उसने इसको इस तरीके से रखा, अब मैं जब उसका रिजल्टेंट बनाऊंगा, इसे मैं रेड कलर से बना रहा हूं, तो ये रिजल्टेंट आएगा, मुझे ये ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या समझ में आ रही है? रेड कलर से बनाना था, ये देखो। ठीक है, अब ये मरून कलर और रेड कलर, ये दोनों का मुझे, बिकॉज ये वेक्टर्स हैं, तो इनका मुझे हेड और टेल डिसाइड करना पड़ेगा। तो रेड कलर का हेड यहाँ पे आएगा और टेल यहाँ पे आएगा। मरून कलर का हेड यहाँ पे आएगा और टेल यहाँ पे आएगा। समझ में आया?
समझ में आया क्या? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। अब ध्यान से देखो, अगर तुम लॉजिकली सोचोगे ना तो तुमको एक बात समझ में आएगी कि ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं। क्या आप ये समझ पा रहे हो? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग द ऑपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, एंड बिकॉज ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड है तो इनकी लंबाई भी इक्वल है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? ये जो पूरा फिगर है, अगर आप थोड़ा सा कल लगाओ, ज्योमेट्री है, पूरा पूरा ज्योमेट्री, आपको लगेगा हाँ यार बात तो सही है। ए बी सी डी, ध्यान से सुन, फील कर। हाँ यार एकदम मस्त। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और जहां पे ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है एंड बी सी और ए डी आपस में पैरेलल है। आपको पता है ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ एंड दे आर पैरेलल। और मोर ओवर पैरेलल हो गया, इक्वल इन लेंथ है, पैरेलल है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। पैरेलल है तो डायरेक्शन सेम है, पैरेलल लाइन पे हम शिफ्ट करें तो डायरेक्शन सेम है, टेल टू हेड की डायरेक्शन भी देखो सेम आ रही है, और दोनों की लेंथ भी इक्वल है। इसका मतलब हमने कोई भी अलाउबल मूवमेंट देनी है, आइदर फर्स्ट लाइन पे मूव करके या सेकंड लाइन पे मूव करके, लॉजिकली हमारा रिजल्ट जो है वो सेम ही आ रहा है रिजल्टेंट का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये क्लैरिटी आई है आपको? तो ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है, आपको लॉजिकली अलाउबल मूवमेंट देके आंसर सही लाना है। तो ट्रायंगल रूल में क्या करेंगे, दो वेक्टर को कैसे रखेंगे, हेड टू टेल ओरिएंटेशन। अगर रखा हुआ है तो बहुत बढ़िया, नहीं रखा हुआ है तो अलाउबल मूवमेंट देके उसे लाएंगे। अब सवाल है कि अलाउबल मूवमेंट, किसी बच्चे ने बोला कि हम तो ए को मूव कराएंगे, बी को फिक्स रखेंगे। कोई बच्चा होनहार और वो बोलेगा कि नहीं सर मैं तो बी को मूव कराऊंगा, ए को फिक्स रखूंगा। तो क्या फिर अगर बी को मूव कराते और ए को फिक्स रखते तो क्या हमारा रिजल्टेंट अलग आता या यही आता? अगर हम बी को मूव कराते और ए को फिक्स रखते, जवाब दो यार, ऐसे ऐसे चुप रहने से नहीं चलेगा। अगर हम बी को मूव कराते और ए को फिक्स रखते तो क्या हमारा रिजल्ट सेम आता या अलग आता? हमारा रिजल्ट सेम आता। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हमारा रिजल्ट सेम आता। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। we would have got the same answer if we would have kept which one constant, a vector constant, sorry, a vector constant and we have moved b vector। ठीक है, तो ये जो चीज हुई कि बीसी वेक्टर और एडी वेक्टर ये सेम है, रिजल्टेंट सेम है, ये तो उसी बच्चे को समझ में आएगा ना जिसको अलाउबल मूवमेंट समझ में आता है। क्योंकि हम बीसी वेक्टर को उठा के एडी के ऊपर अगर रख दें तो ये रेड कलर और मरून कलर वाले जो या पर्पल कलर वाले जो दो लाइन है एग्जैक्टली मैच कर जाएंगे। इसका मतलब क्या, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, क्योंकि अलाउबल मूवमेंट के तहत इनके टेल टू हेड की डायरेक्शन भी सेम है, टेल टू हेड की लेंथ भी सेम है, तो ये दोनों वेक्टर सेम है। तो ये समझ में आना चाहिए, अदरवाइज जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जाओगे तो इस चीज को आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? कैसे ट्रायंगल रूल कैसे लगाएंगे, क्या क्लैरिटी है ये? समझ में आई बात? गुड। अब सवाल आता है कि सर आपने एक और पॉइंट लिखा है कि किसी भी नंबर ऑफ वेक्टर्स का अगर हम ऐड करें तो हमें वेक्टर मिलने वाला है, ऐसा कैसे सर? बताता हूं, देखो, फील करो, फील करो, देखो, समझो, सुनो, ये देखो, सपोज हमने एक वेक्टर लिया ऐसा, एक और वेक्टर लिया ऐसा, एक और वेक्टर लिया ऐसा, इन सभी इन तीनों वेक्टर का सपोज हमें जोड़ना है, वेक्टर को ऐसे अरेंज कर दिया मैंने, तो कैसे जोड़ें? तो मैं देखोगे ए और बी का रिजल्टेंट आ जाएगा ये, सपोज ये रिजल्टेंट बोल रहा हूँ, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। अब ये रिजल्टेंट और सी वेक्टर देखो, ये भी हेड टू टेल अरेंजमेंट में रखे हुए हैं, तो इनका भी रिजल्टेंट हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये R1 बोल रहा हूँ मैं, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे R2 आ जाएगा। क्या ये R2 भी दो वेक्टर के सम से बना हुआ है? तो क्या ये भी एक वेक्टर होगा? इस तरीके से हमारे पास कितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं हम सबको ऐड कर सकते हैं और अपना आंसर ला सकते हैं। क्या क्लैरिटी है? तो कितने भी वेक्टर्स आप ऐड करो, आपको रिजल्टेंट हमेशा क्या मिलने वाली है, एक वेक्टर ही मिलने वाली है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि आप बहुत सारे वेक्टर्स ऐड करोगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें एक वेक्टर ही मिलेगा जो कि ज्योमेट्रिकली मैंने आपके सामने रखा है। क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
ये पॉइंट समझ में आने के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आती है कि कितना होता है ये रिजल्टेंट। समझ में आता है कि रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट कितना होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसको मैथमेटिकली, सर व्हाई कैन वी डायरेक्टली ज्वाइन ए एंड सी, सर व्हाई कैन वी डायरेक्टली ज्वाइन ए एंड सी, डायरेक्टली ज्वाइन ए एंड सी, ए एंड सी डायरेक्टली ज्वाइन करने का ऐसा कोई रूल नहीं है। आप इसको बोलते हैं पॉलीगॉन रूल, बट पॉलीगॉन रूल एक्चुअली ट्रायंगल रूल से ही आता है। तो मैं पॉलीगॉन रूल अभी नहीं बोल रहा हूँ, कुछ समय के बाद मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि अभी बता देता हूँ क्या है, सुनो ध्यान से। जैसे कि सपोज आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स है, ये एक वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर, ये एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, आपने एक और वेक्टर लिया सी वेक्टर, आपने एक और वेक्टर लिया डी वेक्टर, आपने एक और वेक्टर लिया ई वेक्टर। सब हेड टू टेल अरेंजमेंट में इस तरीके से अरेंज है, ठीक है। तो इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इनको एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाना पड़ेगा। क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें ये लाइन चाहिए, समझे। क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें ये लाइन चाहिए, ठीक है। ये लाइन चाहिए हमें। तो ये लाइन जब बनाएंगे हम, तो यहाँ पे देखो एक हेड है तो यहाँ पे हेड आएगा, और यहाँ पे एक टेल है तो यहाँ पे टेल आएगा। तो ये मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा। बट इसमें इतना, इसमें इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक लाइन पे हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल रूल आता है ना, तो ये समझेगा कि इसका रिजल्टेंट ये आता है। इसके साथ, इस रिजल्टेंट के साथ अगर हम बी वेक्टर को मिलाते हैं, सी वेक्टर को मिलाते हैं, तो हमारा एक और रिजल्टेंट आता है लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद इस रिजल्ट के साथ डी वेक्टर को मिलाएंगे तो एक और रिजल्टेंट आएगा ऐसा। इसके साथ ई वेक्टर को मिलाएंगे तो हमारा फाइनल रिजल्टेंट आ जाएगा ये। तो ये ट्रायंगल रूल से ही बनता है ये पैरेललोग्राम। तो इट इज नॉट अ बिग डील, तो इसलिए मैंने पैरेललोग्राम बोल रहा हूँ, पॉलीगॉन रूल। तो इसलिए मैंने पॉलीगॉन रूल आपको नहीं बताया था, बट ठीक है, आप इसको जान सकते हो कि अगर बहुत सारे वेक्टर्स ऐड करेंगे तो बहुत सारे वेक्टर्स को हेड टू टेल रखते चलेंगे। तो हेड टू टेल रखने के बाद फाइनली उस पॉलीगॉन को क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए जो लाइन बनानी पड़ेगी पॉलीगॉन को, क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाने के लिए, जैसे हम एक ट्रायंगल बनाना, जब हम दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो हमें एक ट्रायंगल बनाना था। ट्रायंगल बनाना था बिकॉज ट्रायंगल इज द पॉलीगॉन, इज अ क्लोज्ड पॉलीगॉन ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। तो लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स है, तो हम सब मिनिमम कितने वेक्टर को जोड़ सकते हैं, दो। एक वेक्टर को जोड़ने का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, मिनिमम दो वेक्टर जोड़ने चाहिए, दो से हम किसी भी लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स जोड़ सकते हैं। तो जब हम दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो हम एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाएंगे। तो दो वेक्टर के साथ एक क्लोज्ड पॉलीगॉन जो बनता है वो ट्रायंगल बनता है। अगर दो से ज्यादा नंबर ऑफ वेक्टर हुए तो क्लोज्ड पॉलीगॉन जो होगा इट विल बी अ पॉलीगॉन ऑफ एन नंबर ऑफ साइड्स। तो कुछ भी हो, तो हम वो पॉलीगॉन को क्लोज करने के लिए जो साइड बनाएंगे वो साइड विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स दैट वी आर एडिंग। और अगर वो एक वेक्टर बनेगा तो उसकी एक हेड होगी, टेल होगी। हेड टेल कैसे निकालेंगे, जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो लाइन एक एंड पे एक हेड पे होगी, दूसरे एंड पे एक टेल पे होगी। जिस एंड पे टेल के साथ मिला हुआ है वहां पे टेल बना दे उस रिजल्टेंट का, और जिस एंड पे हेड है उस लाइन के, उस एंड पे हेड बना दीजिए, तो उस रिजल्टेंट की वो डायरेक्शन हो गई। तो दिस इज व्हाट इज द यू नो physical meaning of addition of vectors। क्या बात समझ में आई है? This is what is the physical meaning of addition of vectors. So the others are just resultant of particular two vectors, right? Yes. ये जितने भी मैंने रेड कलर के वेक्टर्स बनाए हैं ये सब दो दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के साथ बनी हुई है। और फिर पहला तो ए और बी के रिजल्ट के साथ बनी थी, दिस इज R1 सपोज। फिर R1 और सी के साथ ये R2 हुआ सपोज। R2 और डी के साथ ये R3 हुआ सपोज। और R3 और E के साथ ये हमारा रिजल्टेंट R वेक्टर आया। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। क्लैरिटी है? दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। समझ में आई बात? क्लैरिटी है ये? ठीक। तो ये थोड़ा सा ना
यहाँ पे हेड होगा और यहाँ पे टेल होगा, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा फाइनली। तो रिजल्टेंट वेक्टर बनाने का तरीका क्या है, एन नंबर ऑफ साइड्स का, सभी को हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल रखते जाएंगे। फाइनली उसको क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाने के लिए जो भी मुझे एक साइड बनानी पड़ेगी, ज्योमेट्रिकली एक साइड बनानी पड़ेगी क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाने के लिए, वो साइड जो होगी वो रिजल्टेंट होगी, उस साइड की एक टेल होगी और एक हेड होगी। तो जो टेल होगी वो उस रिजल्टेंट वेक्टर की टेल है, और जो हेड होगी वो उस रिजल्टेंट वेक्टर की हेड है, और टेल टू हेड की जो डायरेक्शन है वो मेरा रिजल्टेंट है। क्या बात समझ में आ रही है? दिस इज व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर हैविंग। ठीक, आइए अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा इसका एनालिटिकल मतलब समझते हैं, जो कि ज्योमेट्री है, और इसमें से दो तीन बातें जो आपको फिजिक्स के प्रॉब्लम में हेल्प करेंगी। आइए समझते हैं। देखो, जब भी हम ऐसा वेक्टर बनाते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज आई एम ड्राइंग दिस वेक्टर, वन वेक्टर आई ड्रॉ, ठीक है, ध्यान से देखना। सपोज आई एम हैविंग अ वेक्टर लाइक दिस, सपोज दिस इज माय ए वेक्टर, और मैं एक और वेक्टर बनाता हूं सपोज लाइक दिस, सपोज दिस इज माय बी वेक्टर, हेड टू टेल अरेंजमेंट ऐसा है, सपोज दिस इज माय बी वेक्टर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, हमने समझा है कि रिजल्टेंट बनाने के लिए हमें इस ट्रायंगल को कंप्लीट करना पड़ेगा। ट्रायंगल रूल हम लोग देख रहे हैं, कंप्लीट किया इस ट्रायंगल को मैंने। ये एकदम लॉजिकल प्रोसेस है, इसको समझें आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। ये टेल है और ये हेड है रिजल्टेंट का, तो इसको मैंने बोला रिजल्टेंट वेक्टर। और ये रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर आएगा, दिस विल बी एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दिस इज व्हाट आई एम हैविंग, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब हमें चाहिए, अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, यस। तो अब इस वेक्टर क्वांटिटी की वी नीड टू थिंग्स, वी नीड द magnitude of this vector quantity, we need the magnitude of this, and we need the direction of this। हमें दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, वी नीड बोथ दिस थिंग्स, राइट। हमें ये दोनों चीजें चाहिए, तो कैसे लाएं ये दोनों चीजें, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट नाउ। तो मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, मतलब क्या करना है, देखो जब ये वेक्टर, ये जो है इसको समझे ध्यान से, ये जो है ये एक वेक्टर ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे सभी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल वेक्टर्स हैं। व्हाई आई एम कॉलिंग इट इज अ वेक्टर ट्रायंगल, because all sides of the triangles are vector, all sides of triangle are vectors। तो ये एक वेक्टर ट्रायंगल है। वेक्टर ट्रायंगल जनरली बच्चे लोग डील किए हुए नहीं रहते हैं स्टैंडर्ड 10 तक के लेवल में, तो मेरा सजेशन है कि आप सबसे पहले इस वेक्टर ट्रायंगल को एक स्केलर ट्रायंगल में या फिर एक सिंपल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लें, सिंपल मैथमेटिकल ट्रायंगल में। तो सिंपल मैथ ट्रायंगल में या मैथमेटिकल ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट रिमूव एरोज एंड रिप्लेस इट विथ लाइंस, जस्ट रिमूव एरोज एंड रिप्लेस इट विथ लाइन। ध्यान से समझ लेना बेटा, रिप्लेस इट विथ लाइन। तो एक बार जब तुमने ऐसा किया तो यही ट्रायंगल तब्दील हो जाएगी इसमें। सुने ध्यान से, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब सुने ध्यान से, ये जो बेस वाला लाइन था ये ए वेक्टर था, क्योंकि ये लाइन नहीं था, ये एक एरो था जिसमें एक टेल था एक हेड था, ये एक वेक्टर है।
अब मैंने इस वेक्टर को एक लाइन से कन्वर्ट कर दिया है, तो ये ए वेक्टर जो था, अब ये क्या बन जाएगा, कोई बता सकता है? अब अगर मैं पूछूं ये क्या है, ये ए है, क्योंकि ये ए यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है इस वेक्टर की लंबाई। ए वेक्टर याद करो, मैंने सिखाया था आपको, बहुत अच्छे से इस चीज को रियलाइज कर पाओगे। आपको मैंने ये बताया था, क्या बताया था बोलो? आपको मैंने ये बताया था, इफ यू रिमेम्बर, कि कोई भी वेक्टर है, ठीक है, तो इस वेक्टर के दो पोर्शंस हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। क्या है? एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, ये मैंने बताया था आपको। तो किसी भी वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन होता है, यहां लिख रहा हूं। तो अगर मैं ए वेक्टर लिख रहा हूं, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को लिखने के दो तरीके हैं हमारे पास, इधर ए लिखूंगा और मैं लिखूंगा ए वेक्टर को दो डंडों के बीच में। तो ये तो ए वेक्टर था, अगर मैं सिर्फ इसका लंबाई लिख रहा हूं, देन आई शुड राइट व्हाट, आई शुड राइट ए। सिमिलरली अगर ये बी वेक्टर है, तो इसका मुझे सिर्फ लंबाई लिखना है, तो आई शुड राइट बी। और ये है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, तो आई शुड राइट ओनली आर। ओनली आर लिखा, तो आर वेक्टर था, फील करें अभी, आर वेक्टर था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो जब मैं आर बोल रहा हूं, सो व्हाट आई मीन इज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट रिजल्टेंट ऑफ आर वेक्टर, विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट। इसको समझे, इसको ऐसे ना लिख दे आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये गलत है। ऐसा मैथमेटिकली नहीं होता कि आपने ए लेंथ ले लिया, बी लेंथ ले लिया, आपसे कोई पूछेगा आर बताओ, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये वेक्टोरियली होता है। बट आर इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी। कोई बच्चा बोलेगा आर वेक्टर, अच्छा आर वेक्टर का ऊपर उठा दो, आर वेक्टर हटा दो, आर हो गया। अब ए वेक्टर के भी वेक्टर हटा दो, ए हो गया, बी वेक्टर का वेक्टर हटा दो, बी हो गया, तो ए प्लस बी। ये गलत है। आर इज आर वेक्टर का मॉड्यूलस, बट इस साइड में मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए, क्योंकि किताबों में ये सब चीजें लिख देते हैं और बच्चे को हवा भी नहीं लगता क्या हो रहा है। दिस इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी, क्या चमका है? समझे इस बात को, क्या क्लैरिटी है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क नाउ। मैं जितना फंडामेंटल आपको बता रहा हूँ, इतना फंडामेंटल कोई बताता नहीं है, और अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम है। अदरवाइज मैं बताता भी नहीं हूँ ये सब। सीधा सीधी ये होता है, ये होता है, येलो येलो येलो, खत्म। ठीक है ना? सुनो ध्यान से, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये सबको समझ में आया? हाँ सर। अब आर वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर का रिजल्टेंट एज आर। बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट को क्या ए प्लस बी लिखेंगे? नहीं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट को मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखेंगे। अगर एक सिंगल वेक्टर है, तो सिंगल वेक्टर के मॉड्यूलस को आप ए लिख लो, या ए वेक्टर का दो डंडों के बीच में रखो, सेम है। लेकिन अगर दो वेक्टर का एडिशन हो रहा है, तो उसकी रिजल्टेंट सिंपली वो दो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में से एरो हटा दीजिए और ए प्लस बी लिख दीजिए, दैट विल नॉट बी द रिजल्टेंट। प्लीज मार्क। ऐसा क्यों बोला आपने? आपको समझ में आ जाएगा, सुने ध्यान से। देखो, अगर कोई बच्चा बोलता है कि ये रिजल्टेंट है ए प्लस बी, ये गलत है भाई। ये जो आर आया है, आर मतलब इस रेड कलर की लंबाई, ये रेड कलर की लंबाई मतलब इसकी मैग्नीट्यूड, क्या ये मैग्नीट्यूड ए प्लस बी है? क्या ऐसा कभी आपने किया है? कभी ज्योमेट्री में देखा है ये ए है, ये बी है, ये ए प्लस बी हो गया? ऐसा कभी देखा है क्या? ये तो सरासर गलत है। याद करो, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज मोर देन द, क्या पढ़ा है? इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल में पक्का पढ़ा है, इज मोर देन द थर्ड साइड। पढ़ा है कि नहीं बोलो? पक्का पढ़ा है। हाँ, वेक्टर्स नहीं, सुनो ऐसा मत बोलो, सुनो ध्यान से, हम वेक्टर ही पढ़ रहे हैं, बट हम कुछ चीजें यहाँ पे समझ रहे हैं
कि कैसे लिखते हैं। नोमेनक्लेचर पहले समझना जरूरी है, अदरवाइज क्या होता है ना, आपको ऐसा नोमेनक्लेचर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको समझ भी नहीं आता क्या हो रहा है। फिजिक्स के क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, फिजिक्स के क्वेश्चन में एजम्पशन होता है कि ये मैथ्स आपको पता है और उसके बाद फिजिक्स स्टार्ट होती है। तो अगर आपको ये सब चीजें पता नहीं है तो फिर वहां फंसोगे। तो बेटर है कि पहले इसकी क्लैरिटी ले लेते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, फिजिक्स टफ इसलिए लगेगा क्योंकि वेक्टर नहीं आता। मैं मेरा स्टेटमेंट याद रखना, काम का चीज बता रहा हूँ। फिजिक्स टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि वेक्टर नहीं आता। दिस इज द मोस्ट ऑफन, दिस इज द रीजन व्हाई पीपल फाइंड फिजिक्स टफ, बिकॉज दे डू नॉट नो वेक्टर्स। तो वेक्टर बहुत अच्छे समझ में चाहिए। वेक्टर में ऐसा नहीं कोई फॉर्मूला रट लिया, फील के साथ समझो भाई, तभी तो अप्लाई कर पाओगे। फिजिक्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। रट लिया तो एक हद तक ही जा पाओगे, 15 20 25 मार्क्स तक का एडवांटेज मिलेगा, बट 150 160 का मार्क्स नहीं ला सकते आप 100 मार्क्स में 90 के अबव नहीं जा सकते जी, उस लेवल के नॉलेज से। तो आपको ये फील आनी चाहिए। तो फील आने के लिए सब छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब मेरा रिक्वायरमेंट है तो फिर आर कैसे निकाले। एक साइड ए है, एक साइड बी है, तो ये आर कैसे निकाले, इसके लिए मुझे ज्योमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने वेक्टर ट्रायंगल को सिंपल मैथ के ट्रायंगल में कन्वर्ट किया है। अब आइए हम कैसे करें इसे, ये समझते हैं। ये मेरा सिंपल मैथ ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, और ये आर है। ये आर मुझे निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये आर क्या होता है, अगर हम वेक्टोरियली देखें तो दिस आर इज बेसिकली आर वेक्टर का मॉड्यूलस, विच इज ऑल्सो इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्योंकि ये आर जो है, ये मैंने आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड को यहाँ पे डाल दिया। ये जो आर वेक्टर था वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला मैंने और उसको उस लाइन से रिप्लेस कर दिया। क्योंकि इस एरो की लंबाई, जो रेड कलर की एरो की लंबाई है, वही तो है आर वेक्टर का मॉड्यूलस, या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी। समझ में आया क्या? ये बहुत बड़ी खिचड़ी है, बहुत बड़ी तो नहीं, छोटी सी खिचड़ी है, बट ये प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। हाँ या ना बोलो, क्लैरिटी है? थोड़ी थोड़ी आ जाएगी, आ जाएगी, चिंता मत करो। क्लैरिटी है क्या? आ जाएगी, चिंता मत करो, करवा के दूंगा मैं। चिंता एकदम एकदम चिंता मत करना, ध्यान से देखना, बहुत छोटी सी बात है। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से देखना। अब देख, एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था। अब मुझे इस वेक्टर का एंगल पता था, मान लो। एंगल क्या होता है भाई, ये वेक्टर को इधर ले आएंगे, शिफ्ट कर देंगे इसी के लाइन के अलाउंग। अगर इस वेक्टर को यहाँ पे ले आते, इस जगह पे, तो ये मेरा एंगल होता। सो दिस इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर थीटा। तो मैं इसको बोल रहा हूँ थीटा। ये मेरा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स था, थीटा। ठीक है, ये मेरा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स था, थीटा। अब मैं, मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, तो मैं अभी सहारा लूंगा प्योर प्ले ज्योमेट्री का। मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर खींचूंगा इस एक्सटेंडेड लाइन के ऊपर। और अगर मैंने ये परपेंडिकुलर खींचा तो आपको समझ में आता है कि सपोज मैंने इसको नाम दिया P, इसको नाम दिया Q, इसको नाम दिया R, इसको नाम दिया S। क्या आपको ज्योमेट्री में यू आर कंफर्टेबल विद ज्योमेट्री? हाफ बेस इनटू हाइट नहीं, नहीं नहीं नहीं, व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड R। क्या आप कंफर्टेबल विद ज्योमेट्री हो? डू यू हैव अ गुड होल्ड ओवर ज्योमेट्री? डू यू नो हाउ टू अप्लाई बेसिक रूल्स ऑफ ज्योमेट्री? मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा 2 मिनट सोचें, मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाल सकता हूं मैं, आपको करना है। ये एक ज्योमेट्रिकल, पूरा ज्योमेट्री वाला स्टैंडर्ड 10th लेवल का एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्या आप मुझे आर निकाल के दे सकते हो? निकालो निकालो निकालो, बोलो मत, मुझे रिजल्ट बताओ और कैसे आया है वो बताओ। ठीक है, करो करो, मुझे आर की वैल्यू चाहिए, मैं सबसे मांग रहा हूं ये। क्या आप निकाल के दे सकते हो? सी यू नीड टू अप्लाई योर माइंड नाउ। आपको एक बात समझ में आ जाएगी बहुत जल्दी कि अगर आप माइंड अप्लाई नहीं कर सकते तो फिजिक्स इज नॉट योर कप ऑफ टी। आई एम टेलिंग यू, डू नॉट टेक मी अदरवाइज, बट दैट्स द फैक्ट ऑफ लाइफ।
You need to embrace it as soon as possible. ओके आइए आप ट्रायंगल क्यू आर एस देखें। ट्रायंगल क्यू आर एस में आपको समझ में आएगा कि आर एस जो है ये आप ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हो। दिस विल बी इक्वल टू बी कॉस थीटा एंड क्यू एस जो है वो भी ट्रिग्नोमेट्री से आप निकाल सकते हो। इट विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा। Now focus on triangle PQS and apply Pythagoras. Apply Pythagoras. अगर आपने पाइथागोरस सही से अप्लाई किया तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। क्या आ रही है आई बोलो, क्या आपको समझ में आया? बेसिक ज्योमेट्री हम यूज कर रहे हैं। क्या आप कंफर्टेबल हो? कंफर्टेबल हो तो ट्रायंगल पीक्यूएस में आप पाइथागोरस अप्लाई करें। पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस आर एस इज बी कॉस थीटा। ये वाला पोर्शन बी कॉस थीटा है और ये वाला पोर्शन बी साइन थीटा है। तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग फ्रॉम पाइथागोरस। इसको एक्सपेंड करना है ए प्लस बी होल स्क्वायर से। इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस ये b sin थीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो ये वाला पार्ट आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। दिस इज व्हाट इज रिजल्टेंट का होल स्क्वायर। तो इससे रिजल्टेंट जो आती है वो आएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज व्हाट इज द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट आया। मतलब इस ट्रायंगल की ये जो लाइन है ये आई किसके बराबर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर आई। ये किसके बराबर आई? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर आई। And that is not equal to a plus b, boss. By any means it is not equal to a plus b. तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड्यूलस जो आया r which is equal to r वेक्टर का मॉड्यूलस which is equal to a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड्यूलस फिल करें ये आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, where theta is the angle between the two vectors, and this r is by no means equal to a plus b, boss. इसीलिए आपको ये लिखाया गया था। क्या अब फील आई कि ऐसा क्यों लिखाया गया था? हाँ कि ना? क्या समझ आ रहा है? देखो ट्रायंगल रूल पढ़ाते सब हैं लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ाना नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव है फील दिला देना ताकि आप यार कुछ भी कर सको इसमें। क्या आपको समझ में आई कि मैंने एक वेक्टर ट्रायंगल को एक स्केलर ट्रायंगल में क्यों तब्दील किया? क्योंकि वेक्टर ट्रायंगल जनरली बच्चों को वेक्टर ट्रायंगल ट्रायंगल उनको बोलो तो समझ में आता है, वेक्टर ट्रायंगल बोलो तो जब भी हेड टेल आ जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि है क्या ये। तो इस वेक्टर ट्रायंगल को सबसे पहले मैंने एक स्केलर ट्रायंगल में तब्दील किया। तो अपने दिमाग में हमेशा सेटअप रखो कि वेक्टर ट्रायंगल अगर कभी भी हुआ और मुझे ज्योमेट्रिकली कोई लाइन निकालनी, लेंथ निकालनी है तो मुझे उस वेक्टर ट्रायंगल को स्केलर ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग बदल देना। स्केलर ट्रायंगल मतलब एक सिंपल मैथमेटिकल ट्रायंगल में मतलब सारे एरोज हटा देने। तो जब हम एरोज हटा दें वेक्टर ट्रायंगल के तो जो वेक्टर्स थे अब वो सिंपल क्या हो गए? लेंथ्स हो गए। मतलब मैथमेटिक्स का वो एक ट्रायंगल हो गया, फिजिक्स का ट्रायंगल नहीं हुआ। क्या चमका है?
गायब हो गए। फिजिक्स का ट्रायंगल मतलब क्या है यार, फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो हम वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ रहे हैं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जोड़ेंगे तो दो वेक्टर को जोड़ेंगे, तो इसीलिए हमारे हेड और टेल वेक्टर्स के होते हैं जिनको हम जोड़ते हैं। तो जब मैंने उस वेक्टर ट्रायंगल को एक मैथमेटिकल ट्रायंगल में कन्वर्ट किया, तो मैंने सारे वेक्टर्स के एरोज हेड टेल हटा दिए। तो जब मैंने हेड टेल हटाया, उसको फील करो, फील करो, उसको हेड टेल हटाया मतलब मैंने क्या किया, मैंने उस वेक्टर को सिंपली एक सेगमेंट में बदल दिया उतनी लंबाई का, बस खत्म। मतलब वी आर डीलिंग जस्ट विद मैग्नीट्यूड नाउ एंड नॉट विद डायरेक्शन। सो जो एरो के हेड टेल के कारण जो कंफ्यूजन शायद हमारे दिमाग में होता था, शायद बोल रहा हूं, बहुत से बच्चों को होता है, जनरली एक एवरेज बच्चे को कंफ्यूजन रहता है। अगर कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है तो उसको एरो में से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरली एक एवरेज बच्चे को यह दिक्कत आती है। इसलिए मैंने वो प्रोसेस बताई है जो कि सबके लिए हेल्पफुल है। कोई बच्चा ब्रिलियंट होगा, वो समझ जाएगा कि इस एरो का कोई मतलब नहीं है, जब ज्योमेट्रिकली सॉल्व करे तो उसी में से वो एंगल लगा के कर लेगा। लेकिन एज अ बिगिनर आई वुड सजेस्ट यू टू डू दिस सो दैट यू कैन गेट अ फील ऑफ इट। यस, अब उस मैथमेटिकल ट्रायंगल में सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, पाइथागोरस जो लगाना है लगाएंगे, आंसर लाएंगे। अब कभी चल जाएगा पाइथागोरस, कभी चलेगा सिमिलैरिटी, कभी चलेगा ट्रिग्नोमेट्री। तो डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री यू विल फाइंड दीज एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन इजी। तो क्योंकि जैसे ही हमने उस ट्रायंगल को, वेक्टर ट्रायंगल को एक मैथमेटिकल ट्रायंगल में बदल दिया, अब तो पूरा मैथ से गणित है, ट्रायंगल की गणित। ट्रायंगल की गणित में क्या आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री आ सकता है, ज्योमेट्री आ सकता है, ज्योमेट्री में क्या आ सकता है, पाइथागोरस आ सकता है, सिमिलैरिटी आ सकता है। तो यहां पे एक बच्चे को समझ में आनी चाहिए, मैं आपके सामने एक पॉइंट रख रहा हूं। देखो, अगर कभी भी आपने सोचा होगा, सुनना, एक बहुत अच्छी बात कर रहा हूं, आपके बोर्ड्स लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और कॉम्पिटेटिव के लिए तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। सुने ध्यान से, कभी भी अगर आपने पूरी ज्योमेट्री की पढ़ाई में कभी भी आपने अगर आपने आंखों को बंद करके सोचा होगा, तो आप ज्योमेट्री में बेसिकली दो ही काम करते हो। क्या करते हो, इधर आप एंगल निकालने में इंटरेस्टेड रहते हो या फिर आप साइड निकालने में इंटरेस्टेड रहते हो, लेंथ ऑफ द साइड। यही दो काम होती है ज्योमेट्री के हर सवाल में, 99% सवाल में यही होता है। पूछो अपने आप से, होता है कि नहीं? आप लोग ज्योमेट्री कर रहे हो अभी 10th स्टैंडर्ड में, यस और नो? देखो, ज्योमेट्री को कम मत आंकना। आपको मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी की जो ज्योमेट्री की किताब है, उस ज्योमेट्री की किताब में जो आपके एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स होते हैं, एक्स्ट्रा असाइनमेंट समझ में आ रहा है? टॉपिक के बाद सप्लीमेंट्री एग्जांपल्स होते हैं। डू यू फील व्हाट आई एम सेइंग? जनरली वो स्कूल में कराते नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस बोल के। सीबीएसई वाले, आपको समझ में आ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आपने देखा होगा आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ सप्लीमेंट्री एग्जांपल्स होते हैं, हायर हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स या ऐसा कुछ, और एनसीईआरटी के बुक्स में ही होते हैं। आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस, ओके, कोई बात नहीं। तो मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जितना ज्योमेट्री पढ़ा है स्टैंडर्ड 10th में, 9th 10th में, सुपर डुपर यूजफुल है, बहुत काम आने वाला है आपको अपनी फिजिक्स की जर्नी में। तो ऐसा नहीं है कि आपने समय बर्बाद किया है, लेकिन हाँ, आपने जो ज्योमेट्री पढ़ी है, आपने कैसे पढ़ी है, दैट विल डिसाइड हाउ मच सक्सेसफुल यू विल बी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने कभी भी कोई भी ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, आपने क्या निकाला है, सोचो, कोई भी क्वेश्चन याद करो, इधर आपको एंगल निकालने के लिए बोल रहा है या एंगल के बीच का रिलेशनशिप निकालने के लिए बोल रहा है, या कोई प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, या लेंथ ऑफ द साइड निकालने के लिए बोल रहा है। तो जहां तक डिटर्मिनेशन की बात होती है, अगर प्रूफ नहीं है, डिटर्मिनेशन है, तो वहां पे जनरली आपको लेंथ ऑफ द साइड या वैल्यू ऑफ द एंगल निकालने की बात आती है। अब जब भी लेंथ ऑफ द साइड निकालने की बात आएगी, सुन लो मेरी बात ध्यान से, इधर यू विल डिपेंड ऑन पाइथागोरस और यू विल डिपेंड ऑन सिमिलैरिटी फॉर गेटिंग योर आंसर्स। तुम सर्कल के भी थियोरम्स देख लो, तुमको फील आ जाएगी कि बेटा ये थियोरम का जो रिजल्ट हम बोल रहे हैं, लेकिन आया होगा इधर पाइथागोरस लगा के या सिमिलैरिटी लगा के। फील करो, तुम चॉर्ड के प्रॉपर्टीज वाले कॉन्सेप्ट पढ़ लो, सीकेंट टेंजेंट थ्योरम, पीटी स्क्वायर इक्वल टू पीए इंटू पीबी, पक्का पढ़ाया गया होगा बोर्ड में, एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि नहीं बोलो? P इंटू टी, P एक एक्सटर्नल पॉइंट से, वहां से PT इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB, रटा है कि नहीं बोलो? रटा है। उसका प्रूफ भी तुमने शायद रटा होगा, तो याद करो उसका प्रूफ जो आता है, क्या उसके प्रूफ में पाइथागोरस, सिमिलैरिटी, सब ये सब सेगमेंट को यूज करके, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोगों ने वो प्रूफ की हुई है।
ट्रायंगल के अंदर रिलेशनशिप पाइथागोरस लगा के हमने इसको प्रूव किया हुआ है अलग अलग ट्रायंगल्स में, अगर आपको याद होगा तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपके पास पता है लेंथ ऑफ द साइड निकालने के लिए फील करें, यही 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 चीज है जो आपको एक टॉपर बना सकती है, आपको एवरेज तबके में रख सकती है, यही फील है। सुने ध्यान से, आपने अगर किया होगा तो आपको फील आई होगी बेटा लेंथ निकालने के हमारे पास दो ही हथियार हैं बॉस, ईदर पाइथागोरस या सिमिलैरिटी। अब इन दोनों में सबसे पावरफुल कौन है, थोड़ा सा अक्कल लगा के बोलो, पाइथागोरस और सिमिलैरिटी में ज्यादा पावरफुल कौन है और क्यों, बताओ तो। देखो कितना आपने अच्छे से 10th स्टैंडर्ड पढ़ा है, कौन ज्यादा पावरफुल है बोलो और क्यों, दोनों का जवाब देना पड़ेगा। कौन ज्यादा पावरफुल है, क्यों? सिमिलैरिटी, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि सर सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल होना अनिवार्य नहीं है, कोई भी ट्रायंगल में हम सिमिलैरिटी लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई भी ट्रायंगल में सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इज लिमिटेड ओनली टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, समझे इस बात को, समझे इस बात को। अभी आप बोलोगे सर बट सर्कल में भी तो थ्योरम्स आते हैं, अरे सर्कल के थ्योरम्स का कोई इशू नहीं है मुझे, बट सर्कल के थ्योरम्स आए होंगे, ध्यान दोगे अगर उसका डेरिवेशन देखे होगे तो इधर आया होगा पाइथागोरस से या सिमिलैरिटी के यूज से आया होगा। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बक रहा हूं? तो आपको फिजिक्स में ये सब चीजें जरूरत पड़ेंगी, क्योंकि फिजिक्स में हमें लेंथ निकालना, डिस्टेंस निकालना, एंगल निकालना, ये सब भरमार है। मतलब आप कोई भी सवाल उठा लो यही सब कर रहे हो आप, बट हाँ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाने के बाद उसको सॉल्व करने के लिए यही सब मैथ लगाना पड़ता है हमें। तो द मोर यू आर कन्वर्जेंट विथ योर बेसिक कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं बोलता हूं क्लास 10 तक की गणित सुपर डुपर अच्छी होनी चाहिए, गणित में बोल रहा हूं, और वो भी 10 तक का। 11th 12th का जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन चाहिए वो मैं आपको सिखा दूंगा और बहुत अच्छा कर दूंगा उसमें, उसमें तो दिक्कत ही नहीं है। और वेक्टर्स भी मैं पढ़ाऊंगा जब, तो आपको समझ में आ जाएगी कि बेटा ज्योमेट्री ये आ रहा है और कुछ नहीं, क्लैरिटी है। कल हम लोग फाइनली बात करेंगे कि और कितने दिन पढ़ना है और कब से छुट्टी ली जाएगी, ठीक है। आई होप यू लर्न अ लॉट टुडे, आपको अच्छा लगा, आपको फील आ रही है ना, देखो मेरा काम है फील देना। फिजिक्स तो चिंता मत करो, आपको आप ज्यादा बोलूंगा नहीं, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सब्सटेंस ही बात करेंगे सर। लेकिन आपको मैं ये फील दिलाना चाहता हूँ कि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, यू नीड टू लर्न इट, और इतना आपको समझ में आना चाहिए। 10वीं तक का गणित बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा करोगे, और इस तरीके से सोचना है आपको। प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम जब प्रॉब्लम बनाते हैं ना 10th स्टैंडर्ड लेवल में, वी डू नॉट थिंक सो मच। हमारे पास एक सवाल आया, अच्छा ये लगाएंगे, कभी हम ये कनेक्टिंग द डॉट्स वाला नहीं करते। अब जब आप सब कुछ कर चुके हो, 5-6 बार, 10 बार, 15 बार रिवीजन कर चुके हो, अब आपके दिमाग में वो चीज आता होगा, हाँ बात तो सही कर रहे हैं, और वो रियलाइजेशन इज द यूरेका मोमेंट। सो यू विल लर्न, राइट। थैंक यू गाइस, चलो बाय, टेक केयर, आई होप यू आर लर्निंग। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।